हेलो दोस्तों, आज हम लोग अब स्थिर वैद्युत के पिछले टॉपिक से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। कब लगता है किसी विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण? जब हम लोग उसे क्या रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तब उस पर बलयुग्म आघूर्ण लगता है ना। उस बलयुग्म आघूर्ण के लिए हम लोग व्यंजक निगमित करेंगे। तो मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक आईएमपी डेरिवेशन है, एक आईएमपी डेरिवेशन। ये आईएमपी डेरिवेशन कितने मार्क का है? तो 3 मार्क का। हेडिंग क्या देंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क का आ सकता है एग्जाम में। तो 3 मार्क का टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। 3 मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं हम इस टॉपिक को, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, तो इसको डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेंगे। अब एक समान विद्युत क्षेत्र बना देते हैं यहाँ पर। कुछ इस तरह से याद रखेंगे। बल रेखाएं क्या हैं? परस्पर समानांतर, क्योंकि बल रेखाओं में अगर बल रेखाएं सघन हो, कहीं कहीं विरल हो, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? असमान होता है। इरेजर का यूज करके थोड़े एजेस ठीक कर ले रहा हूं बस। ये कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसा। यूं इसकी प्रबलता को क्या ले लेते हैं? ई। तो स्टेटमेंट शुरू में क्या लिखेंगे? माना एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी प्रबलता कितनी है? ई है। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं हम, है ना। एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ए ले लेते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर बी ले लेते हैं जिस पर माइनस क्यू आवेश है। मध्य बिंदु क्या होता है विद्युत द्विध्रुव का? ओ। प्रभावकारी लंबाई क्या होती है? 2L। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। ठीक, तो माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसको कि हम लोगों ने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है ना। बिंदु A पर बल किस तरफ लगेगा? क्षेत्र की दिशा में F। और B पर बल किस तरफ लगेगा? क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस तरफ, है ना। दोनों बल क्यों लगेंगे? पिछले क्लास में डिस्कस किया था, है ना। धनावेश को ऋणावेश आकर्षित करेगा, ऋण को धन आकर्षित करेगा, विद्युत क्षेत्र में बल लगता है ना। और किसी को ये भी समझना है तो E बराबर F अपॉन क्यू पढ़े थे हम। E बराबर क्या पढ़े थे? F अपॉन क्यू। तो F बराबर क्या होगा? Q टाइम्स ऑफ E। अभी ध्यान दें, ये दोनों सदिश राशि हैं। अगर तुम Q को पॉजिटिव करोगे तो F की दिशा E की दिशा में होगी, और Q को नेगेटिव करोगे तो ऋण सदिश हो जाएगा। और जब भी ऋण सदिश होगा हम जानते हैं कि दिशा विपरीत हो जाता है। ऋण सदिश क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत सदिश होते हैं। तो अगर ये ऋण सदिश हो जाएगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह भी समझो, धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, है ना। चलो, ये डेरिवेशन का पार्ट तो नहीं है, जब आएगा तब उसको लिखेंगे, है ना। स्टेटमेंट क्या लगाएंगे? माना एक समान विद्युत क्षेत्र E जिस पर एक विद्युत द्विध्रुव AB जिनके बिंदु A और B पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है,
जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या लिखते हैं अपन लोग 2l, ठीक, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है p है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या ले लेते हैं p, ठीक। और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ऐसे यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं m, बिंदु m इस तरह लिया कि am लंब है bm पर, ठीक है, यहाँ am और bm एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। वो अभिलंबवत दूरी निकालना होता है बलयुग्म आघूर्ण में, उसके लिए हम लोगों ने बिंदु m लिया है ना। स्टेटमेंट एक बार फिर से, कथन एक बार फिर से सुन लें। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E जिस पर एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A व B पे क्रमशः प्लस Q माइनस Q आवेश है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है, को चित्रानुसार रखा गया है। कैसे रखा गया है? चित्रानुसार रखा गया है। यहाँ अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखें तो क्या पढ़े हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर की ओर होती है, ऋण से धन की ओर होती है। ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो अगर ऐसा है तो ये कोण इस कोण का क्या होता है, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर वो कोण होगा थीटा तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। समझ आया? को द्विध्रुव को इस प्रकार रखा गया है कि वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का, ठीक है, वो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, इस तरह से रखा गया है। चलो भाई, है ना। स्टेटमेंट फाइनल एक बार और बोले। माना एक द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर प्लस Q, बिंदु B पर माइनस Q, मध्य बिंदु O, प्रभावकारी लंबाई 2l, द्विध्रुव आघूर्ण P है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र E में चित्रानुसार थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जहां कोण थीटा द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E के मध्य बना कोण है, ठीक। तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, डेरिवेशन को डिराइव करते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, द्विध्रुव, अतः द्विध्रुव AB पर एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E द्वारा आरोपित बलयुग्म आघूर्ण। इनिशियल स्टेटमेंट के बाद ऐसा शुरू कर सकते हैं। इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ को अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, है ना। तो तुमको जैसा ठीक लगे वैसा लिख लेना। क्या होता है, बल गुणा बलों के मध्य की अभिलंबवत दूरी। ठीक, टाउ। बल क्या होता है, F, और बलों के मध्य की अभिलंबवत दूरी। देखो एक बल ऐसे लग रहा है, यहाँ पर एक बल ऐसे लग रहा है, इनके बीच की अभिलंबवत दूरी निकालनी है। तो कैसे करो, इन दोनों की क्रिया रेखा को आगे पीछे बढ़ा दो, ठीक। इन दोनों की क्रिया रेखा को क्या करो, आगे पीछे बढ़ा दो, और वो रेखा ढूंढो जो दोनों पर लंब है, तो ना अभिलंबवत दूरी आएगा। और वो कौन है, AM। वो कौन है, AM। तो उसको तुम यहाँ पर AM लिख सकते हो। ये होगा अभिलंबवत दूरी। BM कभी भी अभिलंबवत दूरी नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे वाले बल के समांतर है ना। अभिलंबवत दूरी निकालना है तो दोनों की क्रिया रेखा को बढ़ा दो, ठीक। इसको ले लेते हैं क्या, समीकरण 1। समीकरण 1 में मान को रखेंगे, है ना। अब हम यहाँ पर ले सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q। तो F बराबर क्या होगा, Q इंटू E। इसको ले लिया समीकरण क्रमांक 2। F का मान आ गया। अब हम किसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, AM। अब AM का मान निकालने के लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज क्या, AMB। इस त्रिभुज को ले लेंगे, एक न्यू पेज ले लेते हैं। त्रिभुज क्या है, ऐसे है,
यहाँ क्या था ए, यहाँ क्या था एम, यहाँ क्या था बी, यहाँ क्या था कोण थीटा। हमें किसका मान निकालना है, ए एम का, है ना। त्रिभुज ए एम बी में अगर हम ले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बेटा, वहां पे देखो ए एम है लंब, और कर्ण क्या है, ए बी है। तो यहां से तुम ए एम बराबर लिखोगे तो लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। ए बी है क्या, ए बी है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, और वो होती है प्रभावकारी लंबाई। कितने से प्रदर्शित करते हैं, 2l से। प्रभावकारी लंबाई को कितने से प्रदर्शित करते हैं, 2l से। तो ए एम बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 3। आसान है, देखो हम लोग के पास 3 समीकरण हो गए। समीकरण 1 में टाउ बराबर एफ इंटू ए एम है, क्लियरली दिख रहा होगा, टाउ बराबर एफ इंटू ए एम। फिर समीकरण 2 में एफ बराबर क्यू ही आ गया, ये एफ का मान आ गया। और समीकरण 3 में तुम देखोगे क्या आ गया है, तो ए एम का मान है ना। तो समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम ऐसा रख देंगे तो टाउ बराबर एफ की जगह आ जाएगा क्यू इंटू ई, और ए एम की जगह आ जाएगा 2l इंटू साइन थीटा। Q और 2l इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P। पढ़े ऐसा, ये होता है Q इंटू 2l। ये पिछले क्लासेस में पढ़े थे। द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है, Q इंटू 2l के बराबर होता है। तो उसकी जगह हम P लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर आ जाएगा पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर आ जाएगा पी ई साइन थीटा, जहाँ P द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा P और E के बीच बना कोण है। P और E के बीच के बना कोण है। क्योंकि टाउ एक सदिश राशि है तो हम इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो टाउ वेक्टर बराबर होगा P क्रॉस E। क्या होगा, P क्रॉस E। ये क्या कहलाएगा, सदिश रूप। हमको पता है A क्रॉस B का मॉड ए बी साइन थीटा होता है, ठीक। तो सदिश रूप में हम उसको P क्रॉस E के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब P अगर सदिश रूप में दिया है आई कैप जे कैप के कैप में, और E अगर सदिश रूप में दिया आई कैप जे कैप के कैप में, तो उसका सदिश गुणन करके तुम टाउ का मान ज्ञात कर सकते हो। तो वो एक तरीका हो गया निकालने का, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया। इन्हीं टॉपिक के साथ 2 और छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, मतलब अगर हम घुमाना चाहें तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा वो। और एक है स्थितिज ऊर्जा। तो ये तीनों डेरिवेशन जो हैं वो एक साथ पढ़ाए जाते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। अगला डेरिवेशन जो हेडिंग है वो अपन डाल देते हैं। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हम लोगों का हेडिंग है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य करना भी पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो, जब भी विरोधी बल लगता है तब काम करना पड़ता है। अंतरिक्ष में किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कोई कार्य करना पड़ता है क्या,
कोई कार्य नहीं करना पड़ता है क्योंकि वहां कोई बल नहीं लगता है। बल के विरोध में कार्य किया जाता है ना, कोई विरोध करेगा तो तुम काम कर रहे हो, वरना कोई काम नहीं कर रहे हो ना। किसी भी चीज को घसीट के ले आ रहे हो तो घर्षण बल विरोध कर रहा है, क्योंकि विरोध कर रहा है इसीलिए तुमको वहां पर कार्य करना पड़ रहा है। अगर विरोध नहीं करेगा कोई तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक, किसी चीज को घुमाए तो भाई आघूर्ण लगना चाहिए ना, जैसे वो बक्कल होता है ना, का बक्कल, बक्कल समझते हो, बाल वाल लगाते हैं ना लड़कियां, बाल वाल बांधने के लिए यूज करते हैं बक्कल। लड़कों को गलती से मिल जाए तो हम लोगों को बड़ा मजा आता है ना, उसको अपने से दबाते हैं तो ऐसे खुलता है, फिर ऐसे। ठीक, तो जैसे अपन दबा रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं। विरोध कौन कर रहा है? वहां पे स्प्रिंग, तो उसमें कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने से वहां पे ऊर्जा आ जाती है, फटाक से बंद हो जाता है फिर छोड़ने पर है। साइकिल का केरियल होता है ना, अपन बैग फंसाते हैं तो उसको ऐसे खींचते हैं तो वहां विरोधी बल लगता है ना, बल नहीं लगता है। क्या लगता है? बलयुग्म आघूर्ण। क्या लगता है? बलयुग्म आघूर्ण। तो जब हम द्विध्रुव को घुमाएंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर तो उसमें भी क्या लगेगा? बलयुग्म आघूर्ण। और उस बलयुग्म आघूर्ण के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। चलो भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है कुछ इस तरह का, और इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव को छोड़ दिया। भाई तू जैसा करना कर बोलने से वो बेचारा आकेगा ऐसे करके, ऐसे सीधा आदमी ऐसे रह जाएगा। कोई भी अगर शरीफी दिखाए है ना तो दुनिया को वो अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो है ना। तुम सीधा साधा जिंदगी जी रहे हो, दुनिया को कभी भी वो अच्छा नहीं लगेगा है ना। आ जाएंगे लोग ज्ञानचंद ज्ञान देने है ना, ऐसा मत कर वैसा कर, वैसा मत कर ये कर है ना। तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम सिंगर बनो और तुम्हें लगता भी है कि तुम बहुत अच्छा गा लेते हो, मतलब वो वैसे वैसे भ्रम भी हो सकता है ना। पर फिर तुमको बोलते हैं नहीं बेटा इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, IAS ऑफिसर बन है ना। ज्ञानचंद तुम ज्ञान दे रहे हैं और तुम ज्ञान ले रहे हो है ना। ये बेचारा का सीधा वहां पे है ना, चुपचाप। ठीक, इस पर कोई बल लग रहा है क्या? तो बल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस सिरे पर इधर बल लग रहा है और इस सिरे पर इधर बल लग रहा है। तो इस पर लगने वाला नेट बल क्या है? शून्य है। बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण नेट बल शून्य है। पर हमारा मन नहीं मानेगा, हमको देखते ही जलन हो जाएगा। अब इसको मैं बिगाड़ूंगा। अब बिगाड़ने के लिए क्या करूंगा उसमें है, ठीक, बिगाड़ने के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं इसको घुमाऊंगा। अब घुमाने का जैसे ही प्रयास करूंगा ये विरोध करेगा। जो बल है ना, एक सिरे पर बल इधर लग रहा है, एक सिरे पर बल इधर लग रहा है, तो ये बल अगर मैं ऐसे लगाऊं तो ऐसे करके बल क्या हो जाएंगे? घुमा करके चीजों को ऐसे समांतर कर देंगे है ना। पर अगर ऐसे घुमा रहा है बल और मैं इसको बीच से पकड़ कर उल्टा घुमाऊं तो क्या होगा? उल्टा घुमाने का प्रयास करने में यहां पर हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम उस विद्युत द्विध्रुव को यहां ले आए, एक पॉइंट को ए को यहां ले आए, चलो A' लिख देते हैं और B' यहां है, तो यहां पर इन पर भी बल लग रहा है ऐसे। पर यहां से यहां तक घुमाने में हमने चलो कितना कोण, थीटा कोण से घुमा दिया। तो जितने कोण से घुमाएंगे उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा है ना। तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र E जिस पर एक विद्युत द्विध्रुव ए भी, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। तो जो अंदर में बलयुग्म आघूर्ण लगेगा वो उसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? तो उत्तर है विरोध करेगा। ठीक, उस विरोध में जो कार्य किया जा रहा है उसकी गणना हम करेंगे है ना। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में
कोई भी काम को एक ही बार में कर बोलने से दिक्कत है ना, कोई भी काम को एक ही बार में पूरा काम को आज ही कर दे बोलने से कहाँ कर देंगे हम लोग, है ना। तुमको बोला जाए 25 तक पहाड़ा याद करो, है ना, कब से बोल रहे हैं बताओ, है ना। तुमको कम से कम नहीं भी तो क्लास 6 छठवीं में पढ़े थे तब से बोल रहे हैं, आज तक किए तुम लोग हैं, ठीक। 25 तक पूरा पहाड़ा बोलने से आधा से ज्यादा लोगों का प्राण सूख जाएगा, तुम्हारा समझ में आ रहा है। तो कोई भी काम को एक साथ कर बोलने से दिक्कत, हम लोग क्या कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, अल्प कार्य, थोड़ा काम किए फिर थोड़ा काम किए फिर थोड़ा काम किए, ऐसा करते हैं ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे अल्प कार्य निकाला, अल्प कार्य को हम लोग DW से प्रदर्शित करते हैं। क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, DW से। DW बराबर क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, क्या कोणीय विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कोणीय कार्य है, घुमा रहे हैं तो बल की जगह कौन ले लेगा, बल युग्म आघूर्ण, और विस्थापन की जगह कौन ले लेगा, कोणीय विस्थापन। तो ये हो जाएगा बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, DW बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब एक छोटा काम किए, छोटा सा काम किए, अब उसको तुमको बड़ा करना है, तो छोटे से काम को बड़ा कैसे करें। हमारे पास एक बहुत बढ़िया टूल है ना, मैथ्स का टूल है समाकलन। समाकलन करो छोटी चीज बड़ी हो जाएगी। बूंदी का समाकलन करो लड्डू है, बूंदी का समाकलन करो तो क्या बन जाएगा, लड्डू। एक बाल का समाकलन करोगे तो भरा पूरा विग मिल जाएगा, अगर कोई टकला रहा है तो लगाने के काम आएगा, ठीक है। किसी भी छोटी चीज का समाकलन करने से वो क्या हो जाएगा, बड़ा। चौक के एक डस्ट का करो तो पूरा चौक मिल जाएगा, हाँ। तो छोटी चीज का समाकलन करने से वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो समाकलन कर रहे हैं, अतः कहाँ से का θ1 डिग्री से θ2 डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। एक कोण से दूसरा कोण, θ1 से θ2। कुछ टीचर 0 से थीटा सिखाते हैं, 0 से थीटा सीखने पर यह दिक्कत होती है कि अगर अलग अलग दो कोण हो तो किया गया कार्य निकालने में दिक्कत होती है। तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो बोल के मैं θ1 से θ2 कर ले रहा हूँ, बाद में इसको 0 से थीटा भी आराम से किया जा सकता है। तो W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW। DW का मान रखो टाउ इंटू डी थीटा। अब यहाँ रखोगे θ1, यहाँ रखोगे θ2। कुछ बंदे यहीं पर θ1 θ2 रख देते हैं बेटा, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं उसी की लिमिट रखनी चाहिए। तो थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने थीटा की लिमिट रखी है ना। यहाँ तो W के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो W की लिमिट तो नहीं रख सकते। चलो भाई, तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 डी थीटा। अब हम लोगों को ये ताऊ का मतलब ताऊ नहीं टाउ है ना, ठीक है। अब बड़े पापा कहाँ से लाओगे तुम, है ना, ठीक है। टाउ का अगर तुमको यहाँ पे मान रखना है तो पिछले डेरिवेशन में वही तो पढ़े थे, टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। रखोगा अगले में है, यहाँ रख देते हैं क्या, PE sin थीटा। क्या रख दिया, टाउ बराबर PE sin थीटा। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। किसी द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण नियत होता है, थोड़ी ना तुम उसके बीच का दूरी कम ज्यादा कर दे रहे हो, जो प्रभावकारी लंबाई बदल जाएगी, आवेश को ज्यादा कम, ऐसा थोड़ी ना कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो। तो P कांस्टेंट है और E क्या है, एक समान है। वो भी नियत है, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक समान है तो नियत है। तो दोनों कांस्टेंट को कॉलर पकड़कर चुपचाप बाहर निकाल देंगे, अगर समाकलन से बाहर निकल भी बोलते हैं। अरे नियतांक समाकलन से बाहर निकल जाता है, ज्यादा मत समझो, इजी है। θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, ये पूछ दूं तो आधे लोगों को बुखार आ जाता है। बताओ साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। साइन थीटा का समाकलन होता है क्या, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। रख दोगा W बराबर PE, अंदर आ रहा है माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है θ1 टू θ2। अपन माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकल जाएगा बाबू बोलते हैं। W बराबर माइनस PE, अंदर बच गया कॉस थीटा, θ1 टू θ2। अब
W बराबर माइनस पी। पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट उच्चिष्ठ रखेंगे, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट निम्निष्ठ रखेंगे। तो थीटा की जगह कॉस, पहले क्या रख देंगे, थीटा 2, फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह थीटा 1, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ गया। माइनस का गुणा कर दोगे तो W बराबर आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये क्या आ गया, घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। यहां पर यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री हो और थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री हो, मानना है शून्य से थीटा भी समाकलन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, उसमें भी तुम्हारा किडनी फेल नहीं होगा। W बराबर लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा 1 की जगह 0 रख दो और थीटा 2 की जगह थीटा रख दो। कॉस 0 का मान कितना आएगा बेटा, कॉस 0 का मान आएगा 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अगर किसी का टीचर ये भी पढ़ाता है तो कोई गलत नहीं है, 0 से थीटा के बीच में एक सिचुएशन है। बट अगर वो 30 डिग्री से 60 डिग्री के लिए किया गया कार्य पूछेगा तो इस वाले सूत्र में मान नहीं रख सकते, है ना। अगर मान लो 0 से 120 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य पूछा, तो 0 से 120 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य को तुम यहां पे रख सकते हो, ये शून्य वाला थीटा का मान 120 डिग्री। पर अगर 30 डिग्री से 120 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य पूछे तो यही मान रखना पड़ेगा, दो कोण का मान रखने का जगह इसी में है ना। तो आंकिक प्रश्न के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो जो ये वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा बेहतर है, ये वाला फॉर्मूला अपेक्षाकृत कम अच्छा है ना। बट ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी गलत है। ज्यादातर स्कूलों में तुमको PE1 माइनस कॉस थीटा पढ़ाते हुए टीचर मिल जाएंगे, वो भी गलत नहीं है, सही ही है। बट ये वाला ज्यादा न्यूमेरिकली अच्छा है। 0 से 120 हो तो भी यहाँ रख सकते हो और 30 से 120 हो तो भी यहाँ रख सकते हो। इससे आंकिक प्रश्न किसी भी परिस्थिति में बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का आज का दूसरा डेरिवेशन कंप्लीट। पहला डेरिवेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, बलयुग्म आघूर्ण निकाला, और दूसरा क्या पढ़ा, घुमाने में किया गया कार्य। अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलने से, स्थितिज ऊर्जा, है ना। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा की मात्रा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसा पढ़े हो, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा की मात्रा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है क्या, तो किसी वस्तु के अंदर उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा की मात्रा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हो गया, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आती कहाँ से, मतलब किसी के पास ऊर्जा है वो आई कहाँ से, है ना। वो आई है काम करने से। किसी के भी अंदर ऊर्जा यार, है ना। तुमको बोलेंगे चल स्टेज में अब गाना गा या किसी टॉपिक पे बोल, तो वाट लग जाती है, अंदर से आदमी थर 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 कांपने लगता है ना। फिर अभी आकर के आपको बोलना है, सबके सामने बोलने से दिक्कत है। पर वही अगर प्रैक्टिस किए हुए हो, अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, तो तुम्हारे अंदर कार्य करने के कारण ऊर्जा होगी और जाकर के बोलने लगोगे आदरणीय सभापति महोदय और उसके अगल बगल के टकले, ऐसा जो भी है ना, तुम्हारा जैसा भी मन करे तुम ऐसा बोल सकते हो। उसमें क्या है, दिक्कत क्या है ना। तुम उनको, क्योंकि तुमने कार्य किया हुआ है तो तुम्हारे पास ऊर्जा है। बिना कार्य के किसी के पास ऊर्जा आती है क्या, एकदम नहीं आती। किसी के पास भी ऊर्जा आती है कार्य करने के कारण। बिना कार्य के कारण किसी भी बंदे के अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं आती। जैसे कि किसी को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, ऊर्जा आ गई, अब ढकेल दो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्थितिज ऊर्जा आती कहाँ से है, तो कार्य से आती भी। काम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा आएगी, है ना। अलग अलग तरह से काम करेंगे तो अलग अलग जगह पर स्थितिज ऊर्जा आएगी, है ना। जैसे किसी को जमीन से ऊपर लेकर के जाओ तो उसके पास क्या आ गई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब सही ऊंचाई पे ले जाकर के ढकेल दो, है ना, गिरेगा, कार्य करेगा। ठीक, स्प्रिंग के पास, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाओगे तो उसके पास क्या आती है, स्थितिज ऊर्जा, है ना। अरे स्प्रिंग स्प्रिंग छोड़ो यार, स्प्रिंग स्प्रिंग छोड़ो यार, है ना। ठीक, अगर हम एक छोटी सी लकड़ी की डगाली, है ना, वो जो छोटी सी जंगली डगाली है कोई, उसको पकड़ के ऐसे खींचते हुए ले जाएं, है ना, तो उसके पास भी ऊर्जा आ जाती है ना। ठीक, सोचो दोस्तों के साथ जा रहे हो और डगाली पकड़ के खींच दिए और फिर छोड़ दो,
है ना, तो उसको पराट करेगा। हाँ ठीक, कहाँ से आई ऊर्जा, तुमने कार्य करके दी, और अगर बोले क्यों मारा बे, बोलने से सॉरी गलती से छूट गया, है ना, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो समझ जाए और बोले कि ये गलती मैं भी करूंगा, है ना, ठीक है, और इसका प्रभाव जो है वो तुम पर पड़ेगा। तो स्थितिज ऊर्जा आती कहाँ से है? स्थितिज ऊर्जा आती है कार्य करने से। कहाँ से आती है स्थितिज ऊर्जा? कार्य करने से। बिना कोई कार्य के कभी कोई स्थितिज ऊर्जा होगी क्या? नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। इसके लिए सोचो कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर हम एक विद्युत द्विध्रुव को इस तरह लेके आ रहे हैं। एक विद्युत द्विध्रुव है, समझो यूं, यहाँ पर बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर बिंदु बी है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, और इसको हम कुछ ऐसे करके यहाँ से ऐसे लेकर के आए, जैसे मैं लाया अभी ऐसे। तो ऐसे जब लाएंगे तो इस पर बल किधर लगेगा उसके बारे में सोचो। यहां पर बल लगेगा इस तरफ, यहां पर बल लगेगा इस तरफ, और विस्थापन किधर हुआ उसके बारे में सोचो। तो विस्थापन ऐसे करके लाए, इस दिशा में विस्थापन हुआ। तो बल और विस्थापन जो है, इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। विस्थापन ऐसे हो रहा है, बल ऐसे लग रहे हैं। तो उस केस में अगर मैं कार्य निकालना चाहूं तो एफ एस कॉस थीटा होता है, और एफ एस कॉस थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो कार्य क्या हो जाता है? शून्य। तो 90 डिग्री पर कार्य क्या होता है? शून्य। ठीक है, 90 डिग्री पर कार्य क्या होता है? शून्य। इसे समझना था, है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे समझना जरूरी था कि 90 डिग्री पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, बट समझना जरूरी था कि 90 डिग्री पर कार्य शून्य होता है ना। ठीक, जितने भी बड़े लोग हैं वो तुमसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं ना, मैं जब जिंदगी की शुरुआत कर रहा था तो मेरे पास कुछ नहीं था। क्या था? जीरो। और उसके बाद यार मैं काम किया मालूम और अंबानी हो गया। मतलब जो भी है, मतलब जो जहां भी अभी पहुंचे वहां पर वो बड़ी बहुत ज्यादा मेहनत से पहुंचे, बड़ी मेहनत से पहुंचे, है ना, ठीक, कार्य करके पहुंचे। ठीक, शुरुआत में जिंदगी के उनके पास कुछ नहीं था। तो शुरुआत में क्या होता है जब कुछ नहीं होता है? भले दादाजी की संपत्ति करोड़ों की हो, पर शुरुआत में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, ऐसे बोलेंगे हर कोई, है ना। ठीक, करोड़ों की संपत्ति वाला भी मेरे अपने बेटे को स्टोरी सुनाएगा तो यही बोलेगा कि उसके पास कुछ नहीं था। तो जब हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो वहां से शुरू करेंगे जहां पर कुछ नहीं था। और कुछ नहीं कब था? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं थी। कितनी थी? जीरो थी। और स्थितिज ऊर्जा आती कहां से है? कार्य करने से आती है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा आती कहां से है? कार्य करने से आती है, मतलब कार्य ही निकालना है, पर शुरू कहां से करना है? 90 डिग्री से करना है। तो इससे पहले वाले डेरिवेशन में जब हम कार्य निकाल रहे थे तो कार्य θ1 से θ2 तक किए थे, पर अभी शुरू कहां से करेंगे? 90 डिग्री से करेंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर कुछ नहीं था। तो अगर हमें किया गया कार्य निकालना है तो हम कहां से करेंगे? 90 डिग्री से θ डिग्री तक समाकलन करेंगे। कहां से करेंगे? 90 डिग्री से θ डिग्री तक, है ना बेटा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा भी क्या होता है? किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्या होता है? किया गया कार्य। पर कहां से कहां तक? 90 डिग्री से θ डिग्री तक। तो W बराबर U बराबर भी हम लिख सकते हैं, W ही है तो 90 डिग्री टू थीटा DW, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब DW जो है वो होता है टाउ टाइम्स ऑफ डी थीटा। U बराबर हो जाएगा 90 डिग्री टू थीटा, यहाँ टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ टाउ का मान रख दो 90 डिग्री टू थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। P और E क्या है? नियतांक है, तो नियतांक समाकलन से बाहर आ जाएंगे। तो U से PE बाहर आ गया, समाकलन 90 डिग्री टू थीटा
साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस पीई, अंदर बचेगा कॉस थीटा। ये वाले ब्रैकेट को हम ऐसा लिखेंगे, कॉस थीटा 90 डिग्री टू थीटा। अब लिमिट रख दो, माइनस पीई, कॉस थीटा की जगह पहले थीटा की जगह थीटा रखेंगे, फिर थीटा की जगह 90 रखेंगे। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ u बराबर आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 0, मतलब केवल कॉस थीटा, तो u बराबर आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। u का मान आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। इस तरह से हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक जो है उसे कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि चैप्टर का आधा सेक्शन, आधा से ज़्यादा हो चुका है, बट जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने कूलाम के नियम व उसके अनुप्रयोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास से हम लोग गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस का प्रमेय इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके अनुप्रयोग भी, है ना। सबसे ज़्यादा बार प्रश्न अगर कुछ आया है तो गॉस का प्रमेय आया है और उसके अनुप्रयोग में से कोई आया है ना। तो गॉस का प्रमेय क्यों पढ़ते हैं, उसके क्या उपयोग हैं, उसकी सहायता से हम कूलाम के नियम की कमियों को कैसे दूर कर पाते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे बेटा। तो गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।